हाय बच्चा वर्टी करंट इलेक्ट्रिसिटी जेईई लेक्चर 02 दूसरा लेक्चर। आज का डिस्कशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी पे बात करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, मोबिलिटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ऐसे छोटे छोटे बहुत से टर्म है जिन पे आज हम डिस्कशन सारा करेंगे। ओके, और लास्ट में कुछ 8-10 सम्स का प्रैक्टिस करेंगे। देख भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थॉट है। पहले तो जो भी कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन सब रैंडम मोशन करते हैं, अस्त व्यस्त गति करते हैं ना, सब इधर उधर इधर उधर। तो रुक, कंडक्टर ड्रॉ करते हैं। चलो ये रहा वायर। वायर इतना बड़ा कोई होता है, अरे वायर इतना सा होता है, लेकिन इसको जूम करेगा तब जाके अंदर का सब समझ में आएगा ना। तो इस वायर को अपन ने जूम किया, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन मतलब समझते हो? देखो ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। सपोज इतने इलेक्ट्रॉन सब लोग अपनी मन मर्जी के मुताबिक इधर उधर, ये इधर दौड़ रहा है, इसको इधर जाना है, ये इधर घुस रहा है, ये इधर दौड़ रहा है, ये इधर इधर, सब अपना रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं। ये हो गया रैंडम मोशन। और इनका ये रैंडम वेलोसिटी क्या ऑर्डर का होता है पता है आपको? 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड होता है भैया, रैंडम मोशन का स्पीड क्या होता है? इन ऑर्डर ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड ये होता है। मतलब अप्रोक्स 100 किलोमीटर पर सेकेंड। ये बना 100 किलोमीटर तो हुआ ही है, 2 0 आ गया 3 किलोमीटर, तो 2 0 तो 100 किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड होता है रैंडम मोशन में। अब हम जब इस वायर को, ये वाले वायर को बाहर से सप्लाई देते बैटरी का सप्लाई देते हैं, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा होगा। देख बताता हूँ कैसे। ये रहा वायर, समझो आप, फर्क समझो। ये रहा वायर, अब इसको बाहर से हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई दे दिया, ये बैटरी का सप्लाई दे दिया। डीसी बैटरी, ये बड़ा लाइन है उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, छोटा लाइन को क्या बोलते हैं? नेगेटिव। मतलब इस कंडक्टर के दोनों एंड के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर दिया हमने। पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है ना। ये भैया रुक, मान ले यहाँ पे V लिखा है 10 वोल्ट, उसका क्या मतलब है? आराम से बोल, क्लीनली बोल, क्लियरली बोल। 10 वोल्ट की बैटरी नहीं लगाई यार, ये तो गड़बड़ होता है समझ। हाँ, इन दोनों एंड के बीच का डिफरेंस 10 वोल्ट है। इसका मतलब ये होता है कि आपका ये वाला एंड मान लो 15 वोल्ट है, ये वाला क्या होगा आपका? 5 वोल्ट। कुछ भी हो सकता है भैया, कुछ भी हो सकता है। 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब इन दोनों एंड के बीच का डिफरेंस क्या है? 10। मान लिया आपको इसको 10 लेना है तो इसको 0 ले लूं, तो हमेशा 15 5 से बेटर हम कौन सा पसंद करते हैं? 10 और 0। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब। क्लियर? अगर बैटरी 10 वोल्ट का नहीं है, 10 वोल्ट का बैटरी नहीं है, 10 वोल्ट दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो एक एंड को आप 10 पे ले लो तो दूसरा कितने पे आ गया? 0। यस, तो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। कंडक्टर के दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा यहाँ पे, क्योंकि ये एंड कैसा है? पॉजिटिव है। तब इस एंड को पॉजिटिव समझ लो, इस एंड को क्या समझ लो? नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। इस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा भाई, क्या ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन सारा का सारा ये प्लस की तरफ अट्रैक्ट होकर इधर दौड़ेगा। तो देखो ये सारा इलेक्ट्रॉन एक लाइन में सिस्टमैटिकली इधर जा रहे हैं, सारा इलेक्ट्रॉन आपका ऑर्डर में सेट हो गया। अब ये रैंडम मोशन नहीं कर रहे हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन नहीं कर रहा है। रुको, इसमें थोड़ा बहुत फिजिक्स क्या है? फोर्स कौन सा लग रहा है यहाँ पे? QE,
इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोर्स कौन सा होता है, क्यू। अब इसको वेक्टर दे दूं, ये माइनस ई और ये चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन जितना ही है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड तेरा इधर जा रहा है, इधर, और वो लोग कहाँ खींच रहे इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। क्लियर कि नहीं क्लियर, पक्का। इनका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन बना लो ma, तो एक्सेलरेशन क्या होगा e बाय m ले, ये भी आ गया। अब यहाँ पे छोटी सी स्टोरी, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये इलेक्ट्रॉन्स इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से सिस्टमेटिक एक डायरेक्शन में तो जा रहे थे। पहले दिक्कत क्या थी कि एक डायरेक्शन में नहीं थे, वो सब लोग कैसा थे, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन, इधर उधर कहीं भी जा रहे थे। ये इलेक्ट्रिक ताकत, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ये सब लोग अब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। वेरी गुड, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट इस कंडक्टर के अंदर सर्टेन प्लेसेस पे लेटाइस पॉइंट होते हैं, जहां पॉजिटिव आयंस और वो सब होते हैं, उनके साथ इनका टक्कर हुआ बार बार। वो टक्कर की वजह से इनका स्पीड मर जाएगा, टक्कर की वजह से इनका स्पीड मर जाएगा। क्या क्या डिस्टेंस पे टक्कर होगा पता है आपको, ये डिस्टेंस पे टक्कर होगा 5 × 10⁻⁸ मीटर। मतलब कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा चला फिर टकराया, थोड़ा चला फिर टकराया, थोड़ा चला फिर टकराया, थोड़ा चला फिर टकराया, समझा। इतना स्मॉल डिस्टेंस पे, हर स्मॉल डिस्टेंस पे टक्कर होगा। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इनका दम निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन का, टकरा टकरा के बेहोश हो जाएंगे। इतना सारा टक्कर होता है अंदर, समझा कि नहीं। तो जो जैसे टक्कर होता है, फिर इलेक्ट्रॉन गया, फिर टक्कर हुआ, फिर गया, तो हमको ऐसा लगता है कि ये घिसड़ रहा है बेचारा, रेंग के जा रहा है, रेंगता हुआ जा रहा है, सीधा आसानी से नहीं। जितना मस्त ड्राइंग में दिखाया ना उतना मस्त जा नहीं पाता इलेक्ट्रॉन, रेंगता हुआ जाता है। इट फील्स लाइक समबडी इज ड्रैगिंग इट, तो इसलिए इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इस डिस्टेंस पे टक्कर होता है। अच्छा, तो वेलोसिटी ड्रिफ्ट बहुत कम है, कितना होता है पता है आपको, वेलोसिटी ड्रिफ्ट -4 मीटर पर सेकंड, इस ऑर्डर का होता है। अब रैंडम मोशन का स्पीड क्या था 10⁵, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर क्या है 10⁻⁴, मतलब इट इज 10⁹ टाइम्स स्मॉलर। इतना टाइम छोटा है ये रैंडम मोशन। तो स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाओ तो रैंडम मोशन अच्छा था, बहुत ज्यादा स्पीड था इलेक्ट्रॉन का। लेकिन डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाओ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अच्छा है, एक डायरेक्शन में जा रहा है। अब इस एक डायरेक्शन का फायदा क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना तो नेट करंट मिलता है, कुछ ना कुछ करंट बनेगा। यहाँ नेट करंट 0 था, क्योंकि हर डायरेक्शन में मोशन है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मेशन क्या बनेगा 0। तो ये रेड पेन से लिखना इंपॉर्टेंट है। रैंडम मोशन में नेट करंट क्या होता है 0, और ड्रिफ्ट मोशन में नेट करंट आपका 0 नहीं होता है, कुछ ना कुछ होगा। क्लियर है, समझ में आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। और जब इतने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है बार बार, थोड़ा चला फिर टकराया, थोड़ा चला फिर टकराया, थोड़ा चला फिर टकराया, तो जो दो कोलाइजर्स, दो टक्कर के बीच का टाइम है ना, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम का भी एक कांसेप्ट है इसमें, रिलैक्सेशन टाइम क्या बोलेंगे अपन, टाउ। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में लगने वाला टाइम, यही हुआ ना, क्योंकि इतने डिस्टेंस के बाद फिर टकराना है, इतने डिस्टेंस के बाद फिर टकराना है। तो जब तक इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तब तक वो आराम से टक्कर नहीं हुआ उसका, समझा कि नहीं। अब बस ये है रिलैक्सेशन टाइम का फंडा। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला निकालना है। अरे बच्चे जैसे देख, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन कितने भी यही रहा e/m, और टाइम क्या है टाउ। टाइम क्या है टाउ। यू गेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला। बोलो किसी को दिक्कत है, पक्का, सीरियसली। अब मैं आपको एक और देसी कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का देसी कॉन्सेप्ट। इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट
इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग जो स्पीड होता है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अब ये नया फंडा है सर, ये क्या लाए आप, रुक मस्त ड्राइंग से समझाता हूँ। ये इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट, इसमें आपको समझ में आया कि हो क्या रहा है अंदर, कि इलेक्ट्रॉन का पाथ ड्रॉ नहीं किया परफेक्ट। तो मैं इलेक्ट्रॉन का पाथ ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। इसे देखो, ये रहा आपका पूरा मेटल के अंदर का डिजाइन। यहाँ पॉजिटिव है, लेटाइस पॉइंट में सारे पॉजिटिव सेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर उधर रखड़ते रहते हैं, अंदर घूमते रहते हैं। तो सपोज जब आपने एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगाया, कंडक्टर इस सिचुएशन में है, तब मान लो इलेक्ट्रॉन का ट्रैवलिंग ये हुआ, यहाँ से इधर 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 पहुंचा, ए से कहां पहुंचा, बी, ठीक है हुआ। अब मान लिया आपने बाहर से बैटरी लगा दिया, बैटरी लगाया तो बैटरी का फोर्स भी उसको खींचेगा। तो बैटरी के फोर्स की वजह से मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचना था ना, इस बार कहां पहुंचा, इधर पहुंचा, बी डैश। इतना एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, ये हुआ कि नहीं एक्स्ट्रा बैटरी लगाने से। बैटरी नहीं लगा होता तो इलेक्ट्रॉन रैंडमली यहां पहुंचता, बैटरी लगाने की वजह से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुआ और कहां पहुंचा, यहां पहुंचा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको बोलते हैं इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट। इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट, और इसके लिए जो वेलोसिटी है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यस, इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे। हाँ बताओ एक सैंपल, जैसे देख एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द डिस्टेंस इज दिस। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा डिस्टेंस, और इसके लिए टाइम क्या लगा उसको, 1 सेकंड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालो, तो उस टाइम ये फॉर्मूला नहीं लेना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये भी तो ले सकते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट था तो इतना डिस्टेंस था, इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के बाद इतना डिस्टेंस हुआ, तो कितना फर्क पड़ा, हाँ 3 × 10⁻⁻⁴ -2 × 10⁻⁻⁴, टाइम कितना लगा, 1 × 10⁻⁴ डिवाइड बाय 1, ये आंसर। तो बच्चा ऐसे रट्टा नहीं मारने का कि बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा तो यही फॉर्मूला लूंगा, ये देसी कांसेप्ट भी है, ऐसा सवाल भी आता है, समझ रहे हो। इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट मतलब ये, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई पोजीशन मिलना, उन दोनों के बीच का जो गैप होता है, दैट इज योर इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट, एंड इट इज डिवाइडेड बाय टाइम गिव्स अस द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर। फॉर्मूले वाला मामला आएगा तो आप ये रख ही दोगे, ये बिना फॉर्मूले वाला मामला है, देसी समझ एकदम। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, आज के लेक्चर में लूंगा ऐसा एक प्रैक्टिस सेशन में, ठीक है। तो मेरा भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लेके हल्का फुल्का प्रेजेंटेशन हो चुका है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब ये देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लेके हो गया प्रेजेंटेशन। अब बात करेंगे करंट डेंसिटी पे। करंट डेंसिटी आल्सो इजी। अच्छा, अभी मैंने बोला था ना पहले कि मोबिलिटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी वो सारा अगले लेक्चर में जाएगा। आज हम करंट डेंसिटी करेंगे, वरना लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। अभी करंट डेंसिटी करते हैं 5-10 मिनट, फिर सम्स पे टूट पड़ते हैं, इसकी भी 8-10 सम्स है। मोबिलिटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी ये सारा अगले लेक्चर में, लेक्चर 3 में आएगा। ओके, चल आ जा। देख भाई करंट डेंसिटी क्या चक्कर है। करंट डेंसिटी, कोई भी कंडक्टर हुआ उसके अंदर जो करंट फ्लो होता है, ध्यान से सुनना, ये थियरिकल वर्ड्स में फिर ड्राइंग समझ आता है। करंट फ्लो को परपेंडिकुलर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, करंट फ्लो के परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, समझा, ड्रॉ करके बताऊं। देख, जैसे ये रहा अपना कंडक्टर, ठीक है, ये रहा कंडक्टर। अब करंट फ्लो कहां हो रहा है, इधर हो रहा है। तो करंट फ्लो को परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया कहां होगा, ऐसे ही होगा ना, हो गया ना। परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका ऐसा दिख रहा है, ये करंट हो गया परपेंडिकुलर, है ना। हाँ, तो
पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इज परपेंडिकुलर टू करंट, ध्यान रखना। पासिंग करंट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ये साइड में जो लिखा है ना परपेंडिकुलर टू आई, इसका बहुत बड़ा मतलब है भाई वही क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया जाएगा जो करंट के साथ परपेंडिकुलर हो। ओके, देखो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये करंट डेंसिटी दोनों को कनेक्ट करते हैं, फॉर्मूला वाइज कनेक्ट हो सकता है। कैसे होता है देखो, जैसे ये रहा आपका कोई वायर, ये रहा वायर, ये रहा उसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे लिखा, समझे आप? अब ये इतना जो डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम कितना लगा t, और स्पीड क्या था ड्रिफ्ट वेलोसिटी vt, है ना? यहाँ ये डिस्टेंस क्या आएगा आपका, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये हो गया डिस्टेंस। अब इसका वॉल्यूम क्या मिलेगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू डिस्टेंस ट्रैवल। डिस्टेंस क्या आया vt इनटू t, ये हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम आया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए मुझे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी। ये सब छोटे बच्चों वाली बातों में डिटेल नहीं करूंगा, है ना? ओके, तो वॉल्यूम कितना है अपना a v d q t, ये सारा इधर डाल दो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आया स्मॉल n a v d इनटू t, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या मिलेगा, चार्ज q इज इक्वल टू n e, n उठा लो यहां से, ये हो गया चार्ज। आपको समझ में आया? पूरा उल्टा समझो। देखो सबसे पहले मेरा फोकस क्या था, मुझे चार्ज कितना पास हुआ वो जानना था। इस मॉड्यूल से मतलब इस एरिया से कितना चार्ज पास हुआ वो जानने में मेरा इंटरेस्ट था, ठीक है? तो चार्ज जानने के लिए मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए मुझे ये वॉल्यूम पता होना चाहिए। वॉल्यूम के लिए मुझे ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। समझा? पूरा उल्टा मेथड। इसलिए पहले डिस्टेंस लाया, फिर वॉल्यूम लाया, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर क्या ला दिया, चार्ज। अब चार्ज क्यों चाहिए अपने को, I, यस यस, I इज इक्वल टू dq बाय dt, d बाय dt चार्ज क्या है, डन। ये सब तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, छोटे मोटे लोग हैं बेचारे। ये t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, फाइनली I क्या है अपना NaVdE, ये हो गया I। लेकिन I को आसानी से याद रखना है ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो v उसको सिर्फ v मान लो ऐसे। I इज इक्वल टू, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सिर्फ v लिखो, vd मत लिखो। vd लिखोगे तो लंबा पड़ेगा याद रखने में, सिर्फ v लिखा, फिर इस e को इधर लिखो n, तो I इज इक्वल टू वेना, ये हो गया याद हमको। रट्टा मारने का ट्रिक है, I इज इक्वल टू वेना, इसमें v क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये n कौन सा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है। अब जैसे a को नीचे डाल दो तो I अपॉन a क्या हो जाएगा, वेन, और ये हो जाएगा अपना j, j इज इक्वल टू वेन। बन गया मस्त फार्मूला, I इज इक्वल टू वेना, j इज इक्वल टू वेन। वेना वेन, वेन वेना, वेना वेन, वेन वेना, ठीक है? ओके कि नहीं ओके? पक्का? ठीक है, चलो ले लो स्क्रीनशॉट। बच्चा पार्टी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। कुछ टेक्निकल एरर था, पिछले लेक्चर का वीडियो थोड़ा डिस्टर्बेंस था, तो इससे पहले का जो वीडियो उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है कि साउंड को लेके या उसको लेके। आज हम लोग प्रॉपर शूट कर रहे हैं फिर से आगे का पोर्शन, ठीक है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपना टॉपिक क्या था लास्ट? टॉपिक तो यही चल रहा था ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, ये दो ही चल रहा था ना। तो इसमें दो चार फॉर्मूले आए थे, एक बार लिख लेते हैं ना, फिर सम्स की प्रैक्टिस भी। आज तो प्रैक्टिस भी खूब पढ़ना है, 10 12 15 20 25 50 देखो जितने चाहिए सब प्रैक्टिस करवाता हूँ। चल देख, फॉर्मूले क्या आए थे? सबसे पहले तो आया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी e m into tau, e upon m into tau,
इंटू टाउ। ठीक है, ये फॉर्मूला आया था। फिर एक और आया था आई जा। मान लो डेंसिटी वेरिएबल फॉर्म में है तो इसको इंटीग्रेशन में भी लिख सकते हैं जे डी ए, है कि नहीं? यस। फिर I is equals to V ना, J is equals to V, तो I is equals to V ना और J is equals to V। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 raised to minus 19। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और ये एरिया पता है ना सर? बस इतना फॉर्मूला है तो आज के लेक्चर में हम झंडे गाड़ेंगे, सारे सम्स आपको आएंगे तो उनको कवर कर देते बस। ओके चलो आने दो भाई सवाल। ओके देख भाई एकदम इजी सवाल से स्टार्ट करते हैं। An electron beam has an aperture of 1 millimeter square। उसका एरिया दिया है अपने को कितना? 1 millimeter square। एरिया इज 1 millimeter square। ये मिलीमीटर तो चलता नहीं है, ऐसा यूनिट है नहीं, तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ लगता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है ना तो 6 हो जाएगा, तो 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर एरिया मिल गया अपने को। हाँ। Okay. 6 into 10⁻⁶ electrons go through any perpendicular cross section per second। ये इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड बोला है भाई, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड बाय टी लेना पड़ेगा आपको। हाँ 6 into 10⁻16 सेकंड इनवर्स इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है इनका? तो पहला क्वेश्चन है द करंट और दूसरा क्वेश्चन है करंट डेंसिटी। करंट ढूंढना है आपको और क्या ढूंढना है? करंट डेंसिटी। करंट ढूंढ लो पहले। आई कैसे लाओगे? तो अरे बिना से लाओगे, कैसे लाओगे बिना? ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो है नहीं इधर कहीं आपके पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो है नहीं, कैसे लाओगे? हाँ सिंपल फॉर्मूला, ये आपको लग रहा है कि ये टॉपिक चल रहा है तो इसी फॉर्मूले से ट्राई करो, बट यू डोंट हैव दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कैसे लगेगा करंट? तो बिना नहीं लगेगा, बेसिक फॉर्मूला लगेगा करंट इज इक्वल्स टू q by t, और q क्या होता है? n है कि नहीं? अब ये n by t अपने को दे दिया इन्होंने, n by t है अपने पास, क्या है देखो 6 into 10⁻⁻16 और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जानते हैं 1.6 into 10⁻⁻19, ये हो गया 9.6, ये हो गया 10⁻⁻³ एम्पियर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9.6 मिली एम्पियर इज योर आंसर। खत्म। अब जे लाना है तो ये ना आई है आपके पास, ए है आई जा, जे के लिए क्या लगेगा? आई जा, गुजराती में बोलते हैं ना आई जा, तो जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए। टफ नहीं, नया है ये सारा फॉर्मूला, पहली बार आया ना, सबको थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होगा कि लूं नहीं लूं, लेकिन ले पाओगे, आज प्रैक्टिस हो जाएगा ना, फिर आप चैंपियन इसमें। आई अपॉन ए, व्हाट इज योर आई? 9.6 into 10⁻⁻3, व्हाट इज योर एरिया? 10⁻⁻6, 9.6 into 10⁻3 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, दिस इज योर करंट डेंसिटी। खत्म। बोलो कैसा लगा पहला सवाल? एकदम इजी, टॉपिक से रिलेवेंट भी है, फॉर्मूले का प्रैक्टिस भी हो गया, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी चेक हो गया आपका कि अब करंट को हमेशा बिना से मत देखो, करंट तो q by t बेसिक फॉर्मूला है। चल क्लियर है? अगला सवाल डालते हैं। ओके अगला सवाल थोड़ा लाइट दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ड्रिफ्ट स्पीड के रिलेटेड ये 1 2 3 फॉर्मूले हैं, या तो वे ना या वे या ये होगा, कुछ ना कुछ इसी में से आएगा। तो पढ़ते हैं क्या डेटा अवेलेबल है उससे डिसाइड करेंगे कि दिस फॉर्मूला शुड बी टेकन। 1 एम्पियर ऑफ करंट एग्जिस्ट इन अ कॉपर वायर। करंट कितना है? पक्का बिना आएगा, मेरे को लग रहा है
कि आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला बन रहा है, बिना से ही होगा, देख लेते हैं। चलो क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, -6 करना है ना, अभी बताया था आपको। The number of free electrons in one semi-cube of copper is this. देख ये जो स्मॉल n है ना, इसका चक्कर है। स्मॉल n क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपका ड्रिफ्ट स्पीड ढूंढना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है हमेशा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 8.85 10⁻22। वॉल्यूम कितना है? 1 सेमी क्यूब। 1 सेमी क्यूब में इतना। अब सेमी क्यूब चलेगा आपको क्या चाहिए? मीटर। यस, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। 8.85 10⁻22, सेमी को मीटर में कन्वर्ट करोगे -6 मीटर क्यूब। ये ऊपर गया 8.85 10⁻28 आया भी मीटर -2। क्लियर? मिल गया स्मॉल n। अब यार लेना दिख तो रहा है अपने को, सीधा ही ले सकते हैं ना, तो ले लो। I इज इक्वल्स टू वेना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ढूंढना है, E&A। I कितना है? 1 एम्पियर। इलेक्ट्रॉन कितना? 1.6 10⁻−19। स्मॉल n कितना है आपका? देख लेना इधर भी गलती हो तो कैलकुलेशन ना, जल्दीबाजी में है गलती है। 8.5 आएगा, 8.85 तो नहीं एरिया लिख लेने दे, भी क्या क्या गलती है? 8.5। अच्छा 8.5 दिया है, वो थोड़ा लाइट है ना तो दिखा नहीं। गलती नहीं बोलते, मिस्टेक बोलते हैं। हाँ मतलब कर लोगे आप। अच्छा ये इसका यूनिट क्या है? वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड। हाय हाय 12वीं के बच्चे, क्या बात है, वेरी गुड, होशियार हो गए। मैंने इसी क्लासरूम में बहुत सी बैचों में ऐसा एक्सपीरियंस भी किया है कि बच्चा जब 12वीं में आता है पूरा स्ट्रांग हो जाता है ना, बहुत बार ऐसे छोटा सा यूनिट में कंफ्यूज हो जाता है। इसको लगता है इसमें वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ड्रिफ्ट, अरे भाई वेलोसिटी है, दुनिया के किसी भी कोने में जा वेलोसिटी मीटर पर सेकंड ही मिलेगा। ठीक है, चलो हो गया, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। आ जाओ, चल भाई अगला सवाल लेते हैं, आ जाओ, इजी है। When a wire carries a current of 1.20 एम्पियर, करंट क्या है भैया? 1.2 एम्पियर, 20 लिख ले। The drift velocity is this, ये दे दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1.20 10⁻⁻4। अब क्या बोल रहे हैं? What is the drift velocity when the current is 6? मतलब एक और करंट दिया है, वो 6 एम्पियर है और उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा है। तो आपको पहले तो इसको 1 नाम देना पड़ेगा, ये हो गया आपका 2। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन जानते हो, I = वेना। एक ही रिलेशन है आपके पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट को लेके हमेशा वेना ही लेना, हमेशा वेना ही लेना। I = वेना। अब इलेक्ट्रॉन ये सब तो वही वायर है, तो फिर सेम वायर, सब कुछ कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो सीधा हम बोल सकते हैं I is directly proportional to the V। ले ले अब I2/I1, V2/, रख दे वैल्यू 6, और ये है 1.20। ये पता नहीं साहब, ये पता चल गया है 1.20 10⁻⁴। ये कैंसिल, ये गया सामने, तो V2 क्या आया? 6 × 10⁻⁴। बोलो क्लियर है? इजी सवाल एकदम। मैंने बोला आज के जो 8-10 सवाल एकदम इजी ही रखूंगा, क्योंकि पहली बार ये फॉर्मूले ना इनका प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, फिर लेवल बढ़ाएंगे सवाल का। ठीक है, चलो ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ चल भाई एक और सवाल, थोड़ा सा और भी अच्छा है, थोड़ा सोचने पे आपको मजबूर करेगा थोड़ा सा। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चार्ज लीडिंग टू 1 एम्पियर करंट व्हिच फ्लोज इन अ कॉपर कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस। अरे डेटा नोट डाउन करो रे। करंट का वैल्यू क्या है? 1 एम्पियर। कॉपर वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? 1 सेमी स्क्वायर व्हिच इज 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। वायर का लेंथ क्या है? 10 किलोमीटर, मतलब 10 × 1000। वायर का लेंथ क्यों दिया होगा? वेलोसिटी तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो वायर का लेंथ शायद डिस्टेंस का काम करेगा इधर।
मतलब वायर का लेंथ क्यों देंगे, अपनी किसी फॉर्मूले में लेंथ नहीं आ रहा, देख ये सारा फॉर्मूला इधर लगा तो लेंथ आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। लेकिन वेलोसिटी का मामला है तो उसको क्या करता है, जो वायर का लेंथ होता है ना, ये डिस्टेंस के तौर पे आप ले सकते हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे ले सकते हो जरूरत हो तो। जैसा कुछ ना कुछ क्वेश्चन हो सकता है, एक्सपेक्टिंग क्योंकि लेंथ दिखाई मुझे। ओके चलो पढ़ते हैं आगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब स्मॉल एन, स्मॉल एन कितना दिया 8.5 into 10 raised to 28. How long it will take the electric charge to travel from one end to the conductor to the other end? मतलब यहाँ से यहाँ चार्ज को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम पूछा और पहले उन्होंने क्या पूछा था, फाइंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी भी पूछा। तो हम पहले तो आई और वीना से वेलोसिटी ले सकते हैं, नहीं ले सकते, तो चलो पहला लेते हैं वेलोसिटी, I is equals to वीना, वेलोसिटी is equals to I upon E and A। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज हो सकता है, इस क्वेश्चन में कहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला है, आपको कैसे पता ड्रिफ्ट वेलोसिटी है? सोचो, थियरिकल आंसर चाहिए मेरे को इसका। इस क्वेश्चन में तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला नहीं है, तो आपको कैसे पता ये ड्रिफ्ट वाली की वेलोसिटी ढूंढनी है, ये फॉर्मूला लेने का कारण क्या है? ओ भाई साहब, मैंने बहुत क्लियरली सिखाया था कि वायर में दो टाइप का मोशन होता है, या तो रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन का, या बैटरी के कनेक्शन से सिस्टमेटिक मोशन। जो रैंडम मोशन होता है उसमें नेट करंट जीरो होता है, और जब बैटरी कनेक्ट किया है तब करंट मिलता है, और उस टाइम वो ड्रिफ्ट ही वेलोसिटी होता है। जब बैटरी लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी करता है और उसी से करंट बनता है। क्वेश्चन में करंट बन रहा है ना, 1 एम्पीयर, मतलब देयर इज ऑलरेडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द इलेक्ट्रॉन, इट इज नॉट अ रैंडम वेलोसिटी। इसलिए अब बिना बोले भी हमको यहाँ पे ड्रिफ्ट ही समझना है, क्योंकि बैटरी लगाया हुआ है तभी 1 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा होगा, समझ रहे हो आप? तो क्वेश्चन में ड्रिफ्ट वर्ड यूज नहीं किया है, लेकिन ड्रिफ्ट ही है, समझा कि नहीं? ठीक है चलो आगे सीखते हैं। आई कितना लेना है? 1 एम्पीयर। E 1.6 10⁻⁻19। डेंसिटी कितना है? 8.5 into 10⁻28। एरिया कितना है? 10⁻⁻4। तो सॉल्व करो, आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? टाइम। तो लेंथ दिया है, ये रहा ना फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू लेंथ अपॉन वेलोसिटी, मिल जाएगा ना सॉल्यूशन, है कि नहीं? इजी। चलो अगला डालो। ओके चला जा, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा। A straight conductor of uniform cross section carries a current I। एक स्ट्रेट कंडक्टर है, मतलब सीधा वायर है, वायर कैरीज अ करंट I। ये रहा भाई मेरा वायर प्लेट, बस वायर के अंदर करंट क्या है? I। ठीक है। S इज द स्पेसिफिक चार्ज। S क्या है? स्पेसिफिक चार्ज। अब ये वर्ड पहले सुना है कभी? सुना है तो बोलो, नहीं सुना है तो ईमानदारी से ना बोल दो। पानी लाओ साथ में, बोला ना पानी का बोतल साथ में रखने का, किस लिए काम आएगा? आंसर आ गया तो पीने का काम आएगा, आंसर नहीं आया तो नहीं। स्पेसिफिक चार्ज चैप्टर 1 में डिस्कस हो चुका है यार। इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय इट्स मास, चार्ज अपॉन मास को स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं, गुजराती में विशिष्ट विद्युत भार। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज अपॉन मास, और इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज है ना तो E अपॉन m, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। क्लियर? अब कभी भी ये आया वर्ड और आप इसको समझ नहीं पाए तो पक्का पानी का बॉटल साथ में रखना, डूबने के काम आएगा। 12वीं में पढ़ते हो, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ के बैठे हो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना डीप पढ़ा है, फिर भी ऐसी छोटी छोटी गलती है यार, गुस्सा आता है टीचर को। चल आगे बढ़। तो स्पेसिफिक चार्ज का मतलब ये होता है E अपॉन m, याद रहेगा? द मोमेंटम ऑफ ऑल 3 इलेक्ट्रॉन्स, मोमेंटम मतलब P, P इज इक्वल टू m। याद है? 11वीं आऊं वापस पढ़ा ले, नहीं 11वीं पढ़ते हैं चलो। P is equals to mv मोमेंटम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ,
मतलब मोमेंटम पर यूनिट लेंथ, ऐसा कुछ बोल रहे लोग, मोमेंटम पर यूनिट लेंथ, जिनको कैपिटल एल नाम देता हूँ ना, ये ई और एल में ना कंफ्यूजन होता है। मोमेंटम पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज व्हाट। अच्छा, क्वेश्चन में ये पूछा है कि मोमेंटम पर यूनिट लेंथ विल बी व्हाट, क्या होगा, ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यार क्वेश्चन में देख, आई और बी है, वेलोसिटी और करंट का तो यही फंडा जानते हैं हम, यहीं से शुरुआत करते हैं, कुछ ना कुछ प्रभु हमको मदद करेगा आगे। चलो, I इक्वल्स टू V ना, ठीक है। अब मोमेंटम चाहिए इनको, तो एक m यहाँ पे लगा दे, एक m इधर लगा दे, इधर नहीं लगाना, अच्छा नहीं दिख रहा है तो इधर लगा दे। बोलो, आपके दो काम हो गए, क्या हुआ, ये हो गया मोमेंटम और ये हो गया आपका स्पेसिफिक चार्ज। बोलो क्या बोलते हो, आया समझ में कि नहीं आया? अब बोलो क्या बोल रहे, मोमेंटम पर यूनिट लेंथ, तो एक और L इधर लगा दे, तो एक L ऊपर भी लगा दे साथ में। हाँ, ये बन गया मोमेंटम पर यूनिट लेंथ, ये हमको ढूंढना है। ये S, ये बन गया अपना वॉल्यूम, वॉल्यूम बन गया ना। और ये स्मॉल m क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम गया, ये I, S को नीचे ले लो, n तो नहीं तो चलेगा ना, अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यार। तो मोमेंटम पर यूनिट लेंथ का आंसर क्या है, I अपॉन S, B इज द राइट ऑप्शन। बोलो कैसा था, कैसा था भाई, कैसा था? अरे यार रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, सवाल टफ नहीं था, हाँ कुछ नयापन था कि 12वीं पढ़ते पढ़ते सडनली हम 11वीं में पहुंच गए, मोमेंटम पे आ गए, तो कुछ डिफरेंट फील हुआ। बाकी सवाल टफ नहीं है, आपको यहाँ कॉन्फिडेंस चाहिए, इसलिए मैंने रेड से लिखा है कि इन जगह पे आप फंस सकते हो, ओके। और कॉमन सेंस की बात है यार, अपने पास v वेलोसिटी है और मोमेंटम कोई बोल रहे तो हमको m मल्टीप्लाई करना, और करना क्या है, mv से तो मोमेंटम बनता है, p mv है ना, ठीक है, ले लो नहीं छोड़। चलो भाई अगला सवाल, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज v। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या दिया है अपने को, v। करंट I is flowing in it, करंट क्या दिया इस बार, स्मॉल I। if both the radius and current are double, मतलब करंट और रेडियस दोनों को डबल करो, मतलब पहले आपका वायर इतना पतला था, अब आपने रेडियस डबल कर दो, मतलब वायर थोड़ा और मोटा हो गया ना, ठीक हो गया। तो पहले आपका रेडियस R था, तो अभी आप क्या कर रहे हो उसको 2R, और पहले इसमें करंट क्या था, अब क्या करना चाहते हो उसको, पहले करंट I था तो नया करंट क्या ले रहे अपन 2I, और पहले रेडियस R था तो क्या लेना चाहते हैं, यही तो बोला ना कि बोथ रेडियस एंड करंट आर डबल, यही मतलब हो रहा है उसका प्रैक्टिकली। तो पहले वायर पतला था मोटा हो गया, करंट I था डबल कर दिया, ओके। देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी व्हाट, नया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आएगा, ए यार वेना ही लेना थक गया मुझे फॉर्मूले से, I is equals to वेना, I is equals to V, एरिया क्या लेना है, पाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर को नीचे डाल दे इधर, V is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, खत्म, बाकी सब कांस्टेंट है आपका। अरे यार ये ले सकते हैं ना, नहीं ले सकते, हो गया रिलेशन V1 अपॉन V2, I तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो I1 अपॉन I2, ठीक हो गया। फिर R इनवर्सली है तो नीचे ऊपर लिख लो R2, नीचे लिख लो R1, हो गया काम आपका, आसान है। V1 अपॉन V2, I1 कितना था I, I2 क्या है आपका 2I, दूसरा वाला रेडियस क्या था डबल, पहला वाला रेडियस क्या था R, कैंसिल कैंसिल, V1 अपॉन V2, 1 अपॉन 2 और 4, 2, V2 इधर 2 नीचे, तो V2 विल बी V1 by 2, मतलब पहले जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी था ना उसका आधा आएगा नया वेलोसिटी। आंसर दिया इसमें घेरा, बोलो है इजी मैथमेटिक्स, है कि नहीं, ठीक है। चलो अगला, ओके। अब मामला थोड़ा और पेचीदा करते हैं, थोड़ा केमिस्ट्री को अंदर डालते हैं, तो वो मोल नंबर, एवोगैड्रो, वो सब चीजें भी
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हुई है, तो बिना वाले पोर्शन में आपका ये n टफ कर सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वाला पोर्शन टफ हो सकता है, तो उसके लिए भी मैंने एक सवाल अंदर डाल दिया है। चलो देखते हैं। कॉपर हैज वन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर एटम, वन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर एटम, इसका क्या मतलब है? एक एटम में एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है अपने पास। कंडक्शन मतलब जिसकी वजह से करंट रहता है, अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन वो सब ऑर्बिट में बाउंड होते हैं, बंधे हुए होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक ही लेना है, एक एटम। इस क्वेश्चन में समझ रही है कि नहीं समझ रही है? वन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर एटम मतलब एटम के अंदर दुनिया भर के इलेक्ट्रॉन है, जान अभी सारे ऑर्बिट में घूम रहे हैं, मजे करो, घूमो तुम सब। लेकिन उसमें से एक आधा निकल गया ना, उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और वही चार्ज फ्लो करता है, वही करंट फ्लो करता है, उसी को ध्यान में लेना है। बाकी सारे अंदर बंधे हुए वो हमारे काम के नहीं है। क्लियर? कि ड्रॉ करके दिखाऊं? पक्का? तो मान ले मैं इसमें बोलूं 5 करोड़ एटम है इसके अंदर, तो इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा? हाँ, जितना एटम उतना इलेक्ट्रॉन। क्लियर? जितना एटम उतना इलेक्ट्रॉन। तो हम एटम का नंबर ही ढूंढ लेंगे, तो इसमें कितना एटम है उतना इलेक्ट्रॉन अंदर होगा, और उस इलेक्ट्रॉन से Q = यानी चार्ज बन जाएगा। खत्म केस। चलो बढ़ते आगे। तो इस छोटी सी लाइन में इतना सारा मतलब छुपा हुआ है। इट्स डेंसिटी इज 8.89 ग्राम पर सेमी क्यूब। डेंसिटी ले लो भैया, 8.89 ग्राम सेमी क्यूब। रुक भैया, ग्राम ग्राम जमता नहीं है, 10⁻³ kg और 10⁻6 मीटर क्यूब हो गया ना? तो ऊपर जाने दो, इसको यहीं पे सॉल्व करके जाने का। आगे कुछ झंझट चाहिए नहीं अपने को, ऐसा यूनिट बना देने का बस। इसका सीधा मतलब क्या होता है पता है? ये मास दिखा रहा है आपको, कैसे kg पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम हुआ ना आपका, तो उसमें इतना किलो मास रहेगा। ये सीधा ही मास दिखा रहा है, तो समझो। समझा कि नहीं? 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में इतना किलो ये मटेरियल होगा। डन? ओके, आगे बढ़ो। 63.54 ग्राम पर मोल इट्स एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या दिया है? 63.54 ग्राम पर मोल। इसका क्या मतलब है? एक मोल में इतना ग्राम है भैया। अब एक मोल मतलब ठीक है। कॉपर का इतना ग्राम ले आ तू दुकान में से जाके खरीद के, सुन देसी भाषा में समझा रहा हूँ। इतना ग्राम कॉपर लेके आ जा दुकान से, ला भाई कॉपर ले, ये तेरा 100 रुपया पकड़। 100 रुपये में आएगा, पता नहीं कितने में आएगा। कॉपर देसी भाषा में समझ, कॉपर दुकान से खरीद के लेके आ, इतने ग्राम एग्जैक्टली लाना। लाया, इधर ला के रख दे। सर ये लो कॉपर का टुकड़ा ले आया, कितने ग्राम है बेटा? 63.54 ग्राम है सर। अब बैठ के इसके अंदर के एटम्स को गिन रात तक, तो तू निकाल अंदर से। एक एटम निकाला, 2 3 4 5 7 8 9 10 गिनता गया। जब लास्ट में गिन लेगा ना, तो इतना एटम अंदर से निकलेगा। हाँ, ये एवोगैड्रो बाबा ने बोला था कि एक मोल में इतना एटम निकलता है। क्या गिनने की जरूरत नहीं है। समझा? ये एटॉमिक मास कितना हेल्प करता है हमको, डेटा कितना स्ट्रॉन्ग डेटा देता है। इतने ग्राम कॉपर में इतना ही एटम निकलेगा, गारंटी। तू गिन ले, बैठ के गिन ले, एवोगैड्रो बाबा ने बोला है। क्लियर? तो ये मतलब समझ लिया, काम में आएगा कहीं नहीं। चलो आगे बढ़ो। इफ अ कॉपर वायर ऑफ डायमीटर दिस, मतलब रेडियस, डायमीटर एक है ना, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 0.5 मीटर। ओके, करंट कितना है? 2 एम्पीयर। व्हाट इज द ड्रिफ्ट स्पीड? अरे यार, I और V है ना, V ना, I is equals to V ना, V is equals to I upon E and A। I कितना है? 2 एम्पीयर। E कितना है? 1.6 10⁻⁻90। ये n पता नहीं है, रुक जा। एरिया तो पता है, पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर, और रेडियस है तेरे पास। हाँ। रख देना। अब तुमको परेशान कौन करेगा? ये n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और इस सवाल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, जितना एटम होगा। अपन ने स्टार्टिंग में डिसाइड कर लिया था ना इस सवाल में कि जितना एटम निकलेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन अपने कंडक्शन के लिए निकलेगा। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक्चुअली यहाँ पर इस सवाल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ एटम हो रहा है इस सेंटेंस की वजह से, समझ रहा है? तो कितना एटम है ढूंढ ले, ढूंढ ले, बता रहा हूं कितना एटम है। देख यहां से पता चलेगा कि 63.54 ग्राम कॉपर लेके आए होते तो अपने पास कितना एटम होता, है ना? अब ग्राम को हटा दे, ऐसे लिख सकते हैं किलोग्राम। 63.54 में इतना एटम निकलता था, लेकिन अपन कितना कॉपर लेके आए हैं, कितना? तो साथ में वॉल्यूम भी आ जाएगा ना। अच्छा हाँ, इसका वॉल्यूम में इस सवाल के लिए मान लो वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, तो साथ में वॉल्यूम भी निकल जाएगा ना, समझ रहा है कि नहीं? अरे तुम डेंसिटी जाने तो इतना मास है समझ लो बस, फिर वॉल्यूम का अलग से समझाता हूं उसमें। इतना किलो पे कितना, तो 8.89 10⁻³ पे कितना? अब इसको इधर इधर जाने दो। 8.89 10⁻³ 6.023 10⁻23 63.54 10⁻⁻, ये निकल गया नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे लगा दो, फिर वॉल्यूम कितना लगाना है यहाँ पे 1, क्योंकि वॉल्यूम को इधर अपन ने मीटर क्यूब रखा है ना, तो 1 पे इतना ले लिया है हमने, तो मान लिया कि अपना सैंपल कितना है 1 मीटर क्यूब, खत्म। बस सीधा यही रखो, आपको काम हो जाएगा आपका। तो यार जिंदगी को झंडू कर रहे हो आप, बहुत इजी चीजें हो गई। वॉल्यूम 1 ले लिया क्योंकि यहाँ डेटा में बन रहा है 1। बोलो क्लियर है? जोश नहीं दिख रहा है यार, थोड़ा जोर से बोलो। समझ में आया? yes, इस सवाल पे मैक्सिमम मेहनत किया, मैक्सिमम केमिस्ट्री समझाने की कोशिश की आपको। आया समझ में? yes, गड़बड़ नहीं करोगे ना? ये मोल ना ग्राम ना डेंसिटी में फंसना नहीं है। इन चीजों के मायने बहुत देसी होते हैं। इतना डेंसिटी है मतलब इतने का सैंपल, इतना वॉल्यूम का सैंपल लाएगा ना, उसमें इतना ग्राम निकलेगा कॉपर, जा इसका डेंसिटी हो गया, सिंपल। ओके चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके एक और सवाल थोड़ा डिफरेंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने कैसे पढ़ा था कि 2 कंडक्टर होता है। थोड़ा समझाऊं फिर सवाल पे आता हूं। सवाल रहने देते हैं, पहले थोड़ा समझा लेता हूं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने ऐसे पढ़ा था कि ये कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते हैं, इधर उधर इधर इधर इधर, हमारा घर के जैसा रैंडम मोशन करते हैं इधर उधर। ये रैंडम मोशन हो गया, अस्त व्यस्त गति हो गई रैंडम मोशन। इसमें नेट करंट क्या मिल जाए देखो, 0। जब इसी कंडक्टर के साथ बैटरी लगा देते हैं तो इनको फोर्स मिल जाता है ना, मोटिव फोर्स। बैटरी लगा दिया तो सारे इलेक्ट्रॉन सिस्टमेटिक दौड़ते हैं, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते कि नहीं होते हैं ना, होते कि नहीं। और ये रैंडम मोशन का स्पीड क्या था 10⁻5 के ऑर्डर का, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का स्पीड क्या था 10⁻⁴, बहुत कम होता है क्योंकि हर बार इनकी आयंस के साथ टक्कर होती जाती है। जब ये लोग सीधा लाइन में जाने की कोशिश करते हैं एक स्ट्रेट पाथ पे, तो आयंस के साथ बार बार टक्कर होता है, और टक्कर इतने शॉर्ट डिस्टेंस पे हो जाता है -8 मीटर, इतने शॉर्ट डिस्टेंस पे हर बार उनका टक्कर हो जाता है ना। उसकी वजह से ये लोग बहुत जल्दी पहुंच नहीं पाते, तो इनका स्पीड बहुत कम निकलता है। दैट एवरेज स्पीड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये सिंपल थॉट था ड्रिफ्ट को लेके, थोड़ा अलग बता रहा हूँ आज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली एक अलग ड्राइंग में दिखा रहा हूँ आपको। जैसे देख इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया ना, जब तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बैटरी यार, बैटरी नहीं दिया ना तब तक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से स्टार्ट किया और इधर घूम के इधर पहुंचा। और एक बार आपने बैटरी लगा दिया ना तो इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ यहाँ पहुंचा। हाँ टेक्स्ट बुक में होगा, पढ़ाया था आपने लास्ट लेक्चर।
ये जो इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट है ना, इस इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इज आल्सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इज आल्सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आ रही है? ऑनलाइन पढ़ने वालों तुमको भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो। तो इस सवाल में वही है, इफेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट डाला है, थोड़ा समझाता हूं। देखो, चलो आ जाओ। क्या बोल रहा है? एन इलेक्ट्रॉन कवर्स दिस डिस्टेंस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये डिस्टेंस है भाई, उसका क्या है? 4 × 10⁻⁴ एंड 10⁻⁴ इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में कितना है? 10⁻⁴। एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो उसका डिस्टेंस ये था 1, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो अब डिस्टेंस क्या दिखा रहा है? 4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इफेक्टिव डिस्टेंस कितना हुआ? 3 × 10⁻⁴ 3 हुआ ना? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो एक तो वो कर ही रहा है ट्रैवल, ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो 4 पे पहुंच रहा है, मतलब इफेक्ट कितना आया? 3 का। हाँ, तो इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली 3 हियर। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा है 10 सेकंड के लिए, टाइम कितना है? 10 सेकंड, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 3 × 10⁻⁴/10। 3 × 10⁻⁵ is the answer, मीटर पर सेकंड। खत्म? बोलो, क्लियर है? ले लो स्क्रीनशॉट। चल भाई, आज का आखिरी सवाल। थोड़ा लेवल तो नहीं बोल सकते, लेकिन आपका डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। जब भी इंटीग्रेशन का मामला आता है ना, आप समझ से काम नहीं लेते हो। आपको 11वीं क्लास से सिखाया गया कि इंटीग्रेशन का केस कब बनता है? जब वेरिएबल हो, जैसे फोर्स है, बार बार बदल रहा है, फोर्स वेरिएबल हो रहा है। जैसे आपका फोर्स कांस्टेंट हो तो आप वर्क कैसे लेते हो? Fd cos, है ना? लेकिन फोर्स वेरिएबल है तो आपको इंटीग्रेशन में जाना पड़ता है ना, कि बार बार बदल रहा है तो छोटे छोटे कंपोनेंट से लेके कांस्टेंट बना के हम काम कर लेते हैं। ये बार बार 11वीं में सिखाया गया आपको। फिर भी आज भी आप लोगों को इंटीग्रेशन लेते वक्त थोड़ा डर लगता है कि लूं कि नहीं लूं। क्यों डर रहा है? सब सर ने बोल दिया है कि वेरिएबल मैटर है तो ले ले, कांस्टेंट है तो मत ले, बोल दिया मैंने। देखिए क्वेश्चन उसी का एक सैंपल है आपका डर दूर करने के लिए। चलो आ जाओ। द करंट डेंसिटी along the axis of a cylindrical conductor having radius equal to r is given by this. डेंसिटी ऐसे दिया है, थोड़ा कम दिख रहा है ना तो मैंने लिख दिया। एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है आपका, ये रहा देखो कंडक्टर। कंडक्टर यहीं पे ड्रॉ कर दूं, ये है सिलिंड्रिकल कंडक्टर। उसका एक्सिस, ठीक है, ओके डन। उसके अंदर का डेंसिटी है ना, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो रहा है। इस फॉर्मूले में J0 क्या है? आपका कांस्टेंट है। ये R क्या है? इस सिलेंडर का रेडियस, तो वो भी कांस्टेंट है। तो बदल क्या रहा है? The distance from the axis is r। इस एक्सिस से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस आप लोगे तो वो क्या है आपका? r। जो कभी r है, कभी r डैश होगा, कभी r, मतलब ये डिस्टेंस आपका बदलता जा रहा है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बदलेगा आपका j भी बदलेगा ना आंसर। मान लो वेरिएबल है कि नहीं? यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डेंसिटी डिपेंडिंग ऑन r3। इसलिए डेंसिटी कैसा है? वेरिएबल। जब डेंसिटी वेरिएबल है तो आपको करंट ढूंढना है। ये रहा फॉर्मूला आईजा वाला, लेकिन इंटीग्रेशन फॉर्म में हुआ ना काम। तो चलो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन J dA। अब J का वैल्यू तो मेरे को दिया है, J0 r3/r4। अरे यार, r4। अब प्रॉब्लम क्या है? ये dA, इसमें आपका कॉन्फिडेंस फिर चकनाचूर हो जाएगा। पूरा रोटेशनल मोशन पढ़ाया, 550 बार सिखाया कि सिलिंड्रिकल है तो उसके अंदर छोटा सा कोई कंपोनेंट आप क्या लेते हो? ऐसा लेते हो ना,
dr थिकनेस का कोई भी कंपोनेंट लेते हो तो उसका एरिया क्या आएगा? ये 550 बार सिखा चुका हूं, रोटेशनल में भी ग्रेविटेशनल में भी, है कि नहीं? तो इस पे बात करोगी, जाने दो। तो क्या लेंगे? स्मॉल एरिया, dr थिकनेस का एक रिंग एज्यूम कर लो, और ऐसी रिंग कहां से कहां तक फैली होगी? यहां से लेके यहां तक फैली होगी पूरे इस जोन में सब जगह। तो लिमिट क्या आएगा आपका? 0 से टोटल रेडियस, और एरिया क्या है उसका? 2 पाई r dr। इसको ज्यादा समझा नहीं रहा हूं क्योंकि रोटेशनल वाले चैप्टर में 5 लेक्चर में यही पढ़ाया था, कंटिन्यू आपको याद है ना, उस पर टाइम नहीं दे रहा हूं। चल अब देखो, J0 2 पाई r4 ये सब कांस्टेंट है, अंदर कौन रहेगा? r3 और r4 dr 0 से r 2 पाई J0 r4 ये हो गया r5 अपॉन 5 0 से r 2 पाई J0 r4 ये हो गया r5 अपॉन 5 r से r गया। फाइनल आंसर क्या है आपका? 2 पाई J0 और एक r रह गया भैया, नीचे आ गया 5। कहाँ है ऑप्शन देगा? ये रहा बी। और कैसा लगा सवाल? तो बच्चों आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी I = JA, इसको लेके जितने टाइप का क्वेश्चन बन सकता था, हर पैटर्न पे एक एक दो क्वेश्चन मैंने आज के लेक्चर में डाला है। अब इसका एक बार प्रैक्टिस कर लो तो आपका ऑलमोस्ट ज्ञान कवर हो जाएगा। बेसिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लेके मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आज के लेक्चर में IIT लेवल के सवाल आएंगे, ये सिर्फ आपको एक कॉन्फिडेंस देगा इन फॉर्मूलों में घूमने का, समझा? और इसी लेक्चर का निचोड़ बन के कुछ नया सवाल बनता है जिसका आंसर इन्हीं में छुपा होता है। तो इसको अच्छा रगड़ के प्रैक्टिस करना, अगले लेक्चर में एकदम स्ट्रॉन्ग हो के आना। ये सारे सवाल है ना, अब आपकी जेब में चाहिए मेरे को। ये बेसिक फॉर्मूले, बेसिक प्रैक्टिस आपकी जेब में चाहिए। अगला लेक्चर और भी तगड़ा करेंगे, शायद रेजिस्टेंस में ले सकते हैं, या रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, उन पे अगला लेक्चर अपना हो सकता है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके आना। ओके, टेक केयर, बाय।